नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में हम कन्फेशन को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे सेक्शन नंबर 25 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन नंबर 23 और उसकी सबसेक्शन 1 हो गई है। सबसेक्शन 2 पहले जो 26 हुआ करती थी वो हो गई है और इसके अंदर जो प्रोवाइजो है वो सेक्शन 27 हुआ करता था। दोस्तों देखिए, सेक्शन बहुत छोटी सी है, आप देखेंगे तो ये कुछ एक लाइन है, लेकिन इस एक लाइन में भंडार भरा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, मोटा रजिस्टर लेकर बैठ जाइए, अपने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं सबको आप नोट करिए। सेक्शन 21 से सीधा 23 पर आ गया हूं। क्यों आ गया हूं? क्योंकि 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था। वही वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी एक छोटी सी वीडियो के एंड स्क्रीन पर। उम्मीद करता हूं कि वो आपने देख ली होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। अगर कोई डाउट है या दोबारा आप उसको रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट, तो यूट्यूब सर्च बार में आप जाइए और उसमें सेक्शन 22 बी ऐसे साथ में लीगल लैंप लिख दीजिए तो वीडियो आ जाएगी दोस्तों। और वो वीडियो दोस्तों मैंने दो पार्ट में बनाई है। एक पार्ट में सेक्शन 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करी है और दूसरे पार्ट में सेक्शन 22 ही है, बी ऐसे तो 22 ही है, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में जो आगे का पार्ट है वो सेक्शन 28 एंड 29 हुआ करता था, जहां 22 में ये कहा गया कि अगर कन्फेशन को थ्रेट, प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट, कोएर्शन के थ्रू ऑब्टेन किया गया है तो वो इररिलेवेंट होगा। वही 28 और 29 इसके एक्सेप्शन थे, तो अभी नए लॉ में 22 में ही रख दिया गया है 28 एंड 29 को उठाकर। इसलिए दूसरे पार्ट में मैंने 28 एंड 29 को समझाया है। उम्मीद करता हूं दोनों पार्ट आपने देख लिए होंगे। आज मैं लेकर चलता हूं आपको सेक्शन नंबर 23। देखिए, लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग जानेंगे यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि जब तक वो मीनिंग नहीं जान लोगे आप तो ना तो आप आंसर लिख पाओगे, ना ही प्रैक्टिस में उसको अप्लाई कर पाओगे। तो देखिए, लिखा है नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। कोई भी कन्फेशन, कोई संस्वीकृति जो पुलिस ऑफिसर को दी गई उसे प्रूव नहीं किया जा सकता, उसे साबित नहीं किया जा सकता उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो किसी अपराध का आरोपी है, अभियुक्त है। ये इसकी हिंदी है। देखने में तो आपको लग रहा होगा कि दोस्तों ये आपको समझ आ गई, इसमें कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हम कुछ एक्सप्रेशंस पर जाएंगे, उनके मीनिंग देखने की कोशिश करेंगे और फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखेंगे कि क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं और कब कब ये कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा और कब कब ये प्रूव किया जा सकता है। देखिए, यहां पर लिखा है नेगेटिव सेंस में शुरू हो रही है सेक्शन। पहली बात तो नो से शुरू हो रही है और साथ में लिखा है नो कन्फेशन। तो सबसे पहली बात जाननी पड़ेगी आपको कि कन्फेशन क्या होता है। दूसरी बात, मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, तो दूसरी बात जाननी पड़ेगी आपको कि ये कौन पुलिस ऑफिसर होगा, किसको आप पुलिस ऑफिसर कहेंगे। देखिए, आप अगर प्रैक्टिस में हैं तो जैसे ही आपको कन्फेशन से सामना हो आपका, तो आपको तुरंत ये देखना है कि ये कन्फेशन दिया किसको गया, जिस व्यक्ति ने ये कन्फेशन रिकॉर्ड किया है ये कौन ऑफिसर था। क्या वो ऑफिसर पुलिस ऑफिसर है? और अगर पुलिस ऑफिसर है तो टोटल बार लगाया सेक्शन 23 ने कि अब इसको प्रूव नहीं किया जा सकता उस पर्सन के अगेंस्ट जो किसी ऑफेंस का, अपराध का एक्यूज है, अभियुक्त है। और जैसे ही आपको मिला कि वो पुलिस ऑफिसर है जिसको ये कन्फेशन दिया गया, देन आपका काम बन गया। लेकिन कहीं वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में नहीं आया तो फिर वो उस पर्सन के अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है। वो ऐसा फिर बार नहीं है, केवल बार है कि जब कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया गया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हु इज पुलिस ऑफिसर। देखिए दोस्तों, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर इस चैनल पर आप वीडियोस को देखना चाहते हैं तो पहले 24 घंटे में आप देख लीजिए, अन्यथा पहले 24 घंटे, पब्लिश होने के पहले 24 घंटे के बाद में केवल और केवल मेंबर देख पाएंगे। और मेंबर बनने के लिए आपको नीचे अगर देख रहे होंगे चैनल दिख रहा, चैनल का लोगो दिखाई दे रहा होगा, उसके साथ में ज्वाइन बटन होगा, उसको आप क्लिक करिए, आगे प्रोसीड करिए, देन आप ज्वाइन बनेंगे और पब्लिकेशन के 24 घंटे के बाद आप फिर कोई भी वीडियो देख पाएंगे। अदरवाइज केवल और केवल पहले 24 घंटे में आप वीडियो को देख पाएंगे। तो दूसरी टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे कि पुलिस ऑफिसर किसको कहेंगे। बहुत बड़ा डिस्प्यूट है इस पर, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लैरिटी लेके आऊं। आगे लिखा है सेल बी प्रूव्ड। सेल बी प्रूव्ड का मतलब पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव से शुरू हो रही है। नो shall be proved as against a person accused of any offense।
तो अब क्वेश्चन आता है कि ये एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस कौन है, ये पर्सन कौन है जो किसी अपराध का अभियुक्त है। तो इतनी इतनी सारी एक्सप्रेशंस को जानने के बाद आप कह पाएंगे कि सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको समझ आ गई है। तो कन्फेशन के बारे में मैं बात करूं तो ऑलरेडी वीडियो काफी बना चुका हूं और वही एक सीरीज चल रही है, डेफिनेशन से लेकर हम यहां तक आ गए। आपको डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, कन्फेशन क्या होता है, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप देख लीजिए। आगे बात करते हैं पुलिस ऑफिसर क्या होता है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस क्या होगा, ये भी मैं लास्ट टू लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, काफी डिटेल में बताई है और समझ में भी आ गया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखी है प्लीज जाइए वो वीडियो देखिए और उसको देखने के बाद आप फिर इस वीडियो को पूरा देखिए। अब बात रह जाती है कि यहां पर लिखा गया है सेल नॉट बी प्रूव एज अगेंस्ट अ पर्सन। एज अगेंस्ट अ पर्सन का मतलब क्या है? इट मींस पर्सन जो जिसने कन्फेशन किया उसके अगेंस्ट तो प्रूव नहीं किया जा सकता इस कन्फेशन को, बट यहां पर कहीं बार नहीं लगाया गया कि उसके फेवर में यूज नहीं किया जा सकता, उसके फेवर में यूज किया जा सकता है। सेक्शन 23 कहती है किस तरीके से किया जा सकता है, ये भी मैं पिछली वीडियोज में ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो इस वीडियो में बात जो रह जाती है बात करने के लिए वो है केवल हु इज पुलिस ऑफिसर। तो आप देखिए कि वो ऑफिसर कौन से होंगे जो पुलिस ऑफिसर कहलाएंगे और उनको दिया गया कन्फेशन फिर उस पर्सन के अगेंस्ट नहीं यूज किया जा सकता जिस पर्सन ने ऐसा कन्फेशन किया है। तो देखिए बात करेंगे कि वो पुलिस ऑफिसर कौन होगा जिसको कन्फेशन दिया गया, अर्थात हम ये कहें कि वो व्यक्ति जिसने कन्फेशन रिकॉर्ड किया क्या वो पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, उसको पहचानना है। तो इसके बारे में दोस्तों दो व्यू है। एक व्यू है डिस्प्यूटेड व्यू कि वो कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर होगा या नहीं होगा, उसमें बहुत सारा डिस्प्यूट है और इवन आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये डिस्प्यूटेड फॉर्म में ही पड़ा हुआ है। अभी भी उसको डिसाइड होना है कि कौन पर्सन पुलिस ऑफिसर होगा कौन नहीं होगा, बट मैं बताऊंगा जितना आज तक अवेलेबल है उतना सब बताऊंगा। दूसरा पोर्शन है अनडिस्प्यूटेड पुलिस ऑफिसर। इट मींस कुछ पुलिस ऑफिसर तो ऐसे हैं जिनको डिस्प्यूट नहीं किया जाएगा, वो तो पुलिस ऑफिसर माने ही जाएंगे। तो अनडिस्प्यूटेड को तो डिस्प्यूटेड को तो बाद में देखते हैं, पहले अनडिस्प्यूटेड को कंप्लीट करते हैं कि अनडिस्प्यूटेड मामले को तो खत्म करें ना, डिस्प्यूटेड पे बाद में बात करेंगे। तो एक केस है देखिए स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत राम 1962 का केस है। यहां पर क्या कहा गया, जब भी आपको किसी वर्ड का मीनिंग जानना होगा किसी भी कानून में तो तरीका यह है दोस्तों कि सबसे पहले आप उसी लॉ में उसी एक्ट में देखिए क्या इसकी डेफिनेशन दी गई है। अगर दी गई है तो वहीं से मीनिंग निकाला जाएगा और अगर वहां पर डेफिनेशन नहीं दी गई है तो आप देखिए कि क्या इस लॉ में कुछ लिखा गया है कि अगर कोई वर्ड यहां डिफाइन नहीं किया गया और कहीं दूसरी जगह डिफाइन कर दिया गया है तो क्या उसका मीनिंग वहां दूसरी जगह से लिया जा सकता है क्या? लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब इस एक्ट में लिखा गया होगा। अगर वहां पर डेफिनेशन नहीं दी गई है तो उससे कनेक्टेड एक्ट में देख लीजिए, यानी क्रिमिनल की बात करें तो आप जो दूसरे क्रिमिनल लॉज हैं उनमें देख लीजिए कि क्या वहां पर डेफिनेशन दी गई है, या फिर आप जनरल क्लॉजेस एक्ट में देख लीजिए क्या वहां पर डेफिनेशन दी गई है। इसी तरीके से फिर देख लीजिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं डेफिनेशन दे दी है क्या इसकी, नहीं दी है तो फिर डिक्शनरी मीनिंग क्या कहता है। इस तरीके से आपको देखना चाहिए किसी वर्ड का मीनिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुलिस ऑफिसर वर्ड की क्या डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं दी गई है, जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, तो कहीं भी इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। क्या इंडियन पीनल कोड भारतीय न्याय संहिता में, क्या सीआरपीसी बीएनएसएस में कहीं कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि डेफिनेशन सीआरपीसी या आईपीसी में दी गई और इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दी गई, लेकिन मीनिंग इंडियन एविडेंस एक्ट में अलग है उसका और सीआरपीसी या आईपीसी बीएनएसएस या बीएनएस में मीनिंग अलग है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो हमें आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, अपनी आंखें खोल के रखना है, माइंड खोल के रखना है और देन डिसाइड करेंगे कि मीनिंग क्या है। तो 3 एक्ट हैं अपने क्रिमिनल मेजर एक्ट, उनमें कहीं भी पुलिस ऑफिसर की डेफिनेशन नहीं दी गई है। अब क्योंकि पुलिस ऑफिसर है तो इसका कनेक्टेड एक्ट हो जाता है द पुलिस एक्ट 1861। तो पुलिस एक्ट 1861 की जो सेक्शन है सेक्शन 1, वहां पर डेफिनेशन इसकी दी गई है। तो इस जजमेंट में माननीय जस्टिस साहब ने कहा पुलिस ऑफिसर इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट एंड ऑल्सो नॉट डिफाइंड इन अदर कंटेम्पोरेनियस
और सबसीक्वेंट एक्ट्स। इसके साथ साथ के यानी इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ 1872 के आसपास या इसके बाद में जो एक्ट आए उनमें भी पुलिस ऑफिसर की डेफिनेशन नहीं दी गई, बट हाँ 1861 इससे 10 साल पहले पुलिस एक्ट आया था, उस पुलिस एक्ट में डेफिनेशन दी गई है। द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड पुलिस, और ध्यान देना इंडियन द पुलिस एक्ट 1861 में पुलिस ऑफिसर की डेफिनेशन नहीं है, पुलिस की डेफिनेशन, ओनली पुलिस, और ये दी गई सेक्शन 1 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861। और ये कहा गया द पुलिस इज सेट टू बी इंक्लूड ऑल persons who shall be enrolled under the act। क्या डेफिनेशन दी गई क्या डेफिनेशन दी गई सेक्शन 1 में कि वो सभी पर्सन जो इस पुलिस एक्ट में एनरोल्ड किए गए या किए जाएंगे, वो सभी के सभी लोग इस पुलिस वर्ड में इंक्लूड होंगे। ये डेफिनेशन दी गई है सबसेक्शन 1 में। तो इस डेफिनेशन के आधार पर तो केवल और केवल वो लोग जो पुलिस एक्ट के अंतर्गत एनरोलमेंट हुआ जिन लोगों का, केवल और केवल वही पुलिस ऑफिसर हैं। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो यहां पर जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है कि कंप्लीट पिक्चर देती हो पुलिस की, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंक्लूसिव है। और इंक्लूसिव का मतलब उन्होंने कहा है कि ये तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि इसके बाहर जाकर भी कोई एक मीनिंग निकल सकता है पुलिस का। तो इस जजमेंट में ही कहा गया कि अगर वो पुलिस ऑफिसर किसी दूसरी कंट्री का भी पुलिस ऑफिसर है, फॉरेन कंट्रीज का कोई पुलिस ऑफिसर है, वो पुलिस ऑफिसर भी सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखे पुलिस ऑफिसर में इंक्लूड होगा। और अगर उस पुलिस ऑफिसर को जो अपने इंडिया से बाहर का पुलिस ऑफिसर है उसको भी अगर कोई कन्फेशन किया गया तो वो कन्फेशन भी प्रूव नहीं किया जा सकता इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 23 के आधार पर। आप ध्यान से सुनते रहना और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आप नोट करते रहना। और अगली बात देखिए, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टेड विद द मैजिस्ट्रियल पावर। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है उसको कुछ पावर मैजिस्ट्रेट की भी दे दी गई है, और ऐसे पुलिस ऑफिसर को अगर कन्फेशन किया किसी पर्सन ने तो वो कन्फेशन भी सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर प्रूव नहीं किया जा सकता उस पर्सन के अगेंस्ट। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि पुलिस जहां कनेक्टेड हुआ कन्फेशन के साथ में, उस कन्फेशन को तो प्रूव किया ही नहीं जा सकता। अभी मैं उस पॉइंट पर बात कर रहा हूं दोस्तों जो अनडिस्प्यूटेड है। इन पॉइंट्स पर कहीं किसी भी जजमेंट में कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो डिस्प्यूट वाला पार्ट है उसको मैं आगे बात करूंगा। इवन देखिए चौकीदार, पुलिस पटेल, पुलिस जो कांस्टेबल्स होते हैं, वो सभी के सभी इस कैटेगरी में आते हैं, पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में। और इनको अगर कन्फेशन किया गया तो वो कन्फेशन भी ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि पुलिस गई एक ऑफेंस के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, और गांव में जाकर एक एक्यूज मिल गया। पुलिस ने उस एक्यूज को पकड़ा और गांव के चौकीदार के हवाले कर दिया। और गांव के चौकीदार के हवाले करने के बाद पुलिस ऑफिसर कहता है कि अभी मैं पहले सीन ऑफ क्राइम पर जाता हूं, वहां देखूंगा, फिर इसे बाद में आकर अरेस्ट करूंगा, तब तक आप इसे पकड़ के रखना। जब पुलिस ऑफिसर सीन ऑफ क्राइम पर गया तो इस बीच में उस एक्यूज पर्सन ने चौकीदार को कन्फेशन कर लिया, संस्वीकृति कर ली कि हाँ मेरे से मर्डर हो गया है, और हालात बताए कि किन किन हालात में हो गया। तो अब ये जो चौकीदार को उसने कन्फेशन किया, क्या ये सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 से हिट होगा, या फिर इसको प्रूव किया जा सकता है इसके अगेंस्ट? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो चौकीदार है गांव का, ये पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 25 में यूज हुआ है उसमें कवर होगा, और इसको दिया गया कन्फेशन भी सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस से हिट होगा। अब देखिए यहां तक तो जो बातें थी वो थी सारी बातें कि ये सारे लोग पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आएंगे, कोई डिस्प्यूट किसी भी जजमेंट में नहीं है। लेकिन अब शुरू होता है यहां से डिस्प्यूटेड पार्ट, कि मान लीजिए कि कुछ ऑफिसर्स हैं, जैसे एक्साइज ऑफिसर हो गया, कस्टम ऑफिसर हो गया, जो नारकोटिक ऑफिसर हो गया, जो एनडीपीएस एक्ट में ऑफिसर बनाया गया है। इसी तरीके से मान लो रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो रेलवे पुलिस ऑफिसर है वो हो गया।
इसी तरीके से जो और कई सारे स्पेशल लॉज हैं, वहां पर क्या वो जो लोग जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो इस पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आएंगे, जबकि उनका नाम पुलिस ऑफिसर नहीं है। तो इस पॉइंट पर काफी सारा डिस्प्यूट है। आप किस तरीके से चेक करेंगे कि कोई ऑफिसर पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है? उसके दो टेस्ट हैं। टेस्ट नंबर फंक्शनल टेस्ट और नंबर 2 पर्पस टेस्ट। दोनों के आधार पर डिसाइड हो सकता है कि कोई ऑफिसर पुलिस ऑफिसर है या नहीं, एंड देन उसको कन्फेशन किया गया है तो वो कन्फेशन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट, 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से हिट होगा या नहीं होगा। दोस्तों, यहां से आगे की जो जर्नी है वो अपने आप में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और लंबी है। तो मैं इस पूरे डिस्प्यूटेड पार्ट को एक अलग वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों डिस्प्यूटेड पार्ट के साथ। तब तक देखते रहिए लीगल लैंप। नमस्कार, जय हिंद।